देगी तू अग्नि परीक्षा? अरे ऐसे कैसे नहीं देगी तू अग्नि परीक्षा? अगर तेरे चरित्र पर कोई दाग नहीं है तो क्यों दिक्कत है तुझे? हाँ, और फिर जब स्वयं सीता माँ को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी तो तुझे क्यों नहीं? नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगी अग्नि परीक्षा, छोड़ दीजिए मुझे। दोनों तरफ से औरतें रिकिता का हाथ पकड़कर उसे जलते हुए कोयले जिनमें से धुआं निकल रहा था उस पर नंगे पैर अग्नि परीक्षा दिलवाती हैं। लेकिन क्यों, ये जानने के लिए चलिए चलते हैं कहानी के थोड़ा पीछे। वाह बेटी, तूने तो हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। तभी दोनों हाथों से अपाहिज वीरेंद्र कहता है, बेटी, तूने तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। अब तू अपना सपना पूरा कर सकती है। लेकिन कैसे? मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया है। पर अरे दीदी, आपने कॉलेज में टॉप किया है, आपको स्कॉलरशिप मिली है और आपका एडमिशन अपने आप हो गया है। अब आप अपनी आगे की पढ़ाई बिना किसी रुकावट के कर सकती है। ये सुनते ही सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर रितिका खाना बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ, क्या हुआ बेटी, तू इतनी उदास क्यों है? तेरे कुछ परसेंटेज ही तो कम आए थे, पैसे देकर एडमिशन करवा ले। कैसे करवा लूं? आपकी उस भतीजी ने कॉलेज में टॉप करके इकलौती जो सीट बची थी ना, उसे भी हड़प लिया है। क्या वो गवाह लड़की? तू चिंता मत कर बेटे, अब मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे वो खुद ही कॉलेज छोड़ जाएगी। सुमित्रा की बात सुनकर यह खुश हो जाती है और फिर अगले दिन घर का पूरा काम करके कॉलेज के लिए निकलती है। दीदी, आज तो आपके कॉलेज का पहला दिन है, बेस्ट ऑफ लक। हाँ ठीक है। फिर रितिका तुरंत घर से निकलती है और कॉलेज के लिए रिक्शा पकड़कर जाने लगती है। तभी कुछ पड़ोसन, अरे सावित्री बहन, क्या करोगे इतना पढ़ा लिखा कर? कॉलेज कंप्लीट हो गया है, शादी करवा दो। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ, लेकिन उसने अभी मना किया है। शुरू में तो सब ऐसे ही कहते हैं, लेकिन अगर बाद में कुछ ऊंच नीच हो गई ना और उम्र निकल गई तो इस गरीबी की वजह से कहीं शादी भी नहीं होगी। शीला की बात सुनकर सावित्री सोच में पड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज के बाहर गेट पर, अरे ओ मैडम, इस तरह कहाँ कॉलेज के अंदर ससराते हुए चली जा रही हो? गार्ड भैया, मेरे इस कॉलेज में एडमिशन हुआ है स्कॉलरशिप की वजह से। ये देखिए आइडेंटिटी कार्ड। फिर रितिका आइडेंटिटी कार्ड दिखाकर कॉलेज में एंट्री लेती है। तभी उसे कुछ मॉडर्न लड़कियों का ग्रुप देख लेता है। अरे वो देखो उस गंवार को, स्कॉलरशिप के दम पर किस तरह हम जैसे अमीरों की कॉलेज में एडमिशन ले लिया है उसने। सच में न जाने इस स्कॉलरशिप की वजह से किन किन गरीबों को देखना पड़ता है। ये सारी बातें रितिका सुन रही थी, लेकिन बिना कुछ कहे लेक्चर अटेंड करने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ, अब लगता है सच में हमें रितिका की शादी करवा देनी चाहिए। हाँ, इसकी बुआ भी यही कह रही थी। तभी रितिका की बुआ सुमित्रा लड़के और उसके काका को लेकर घर के अंदर आ जाती है। अरे नंजी, आप यहाँ? ये लोग कौन है? अरे अरे भाभी, अंदर तो आने दो, बहुत बड़ी खुशखबरी है, इनका पहले स्वागत करो अच्छे से। सुमित्रा की बात सुनकर सावित्री तुरंत सभी का स्वागत करती है और सुमित्रा लड़के की बहुत तारीफ करती है। अरे सुमित्रा, कौन है ये? तू इसकी हमसे इतनी तारीफ क्यों कर रही है? अरे आपके घर का होने वाला बड़ा दामाद है, रितिका की शादी करवा दीजिए इससे। ये सुनते ही तुरंत सावित्री उठ खड़ी होती है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इस बूढ़े जैसे दिखने वाले लड़के से मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करवाऊंगी। ये आपको बूढ़ा जैसा कहाँ से दिख रहा है? यही कोई 30-32 साल का होगा और फिर सरकारी नौकरी है, करोड़पति बाप का इकलौता बेटा है, राज करेगी आपकी बेटी वहाँ। तभी वहाँ रितिका आती है। बुआ, ये सब क्या है? मैं अभी शादी नहीं करूंगी, मुझे अपने परिवार वालों की जिम्मेदारियां उठानी है। इस तरह मैं अपनी माँ को घर घर झाड़ू पोछा करते हुए नहीं देख सकती। परिवार वालों की जिम्मेदारियां उठानी है या कहीं बाहर तेरा चक्कर चल रहा है? इतनी बड़ी हो गई है, तू शादी करेगी तभी तो तेरी छोटी बहन की शादी होगी। हमारी शादी की चिंता आप मत कीजिए बुआ जी, वरना आपके कुछ सफेद बाल भी झड़ जाएंगे। सुमित्रा जी, आपकी वजह से मेरी इतनी बेइज्जती हुई है, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर राकेश वहाँ से चला जाता है और सुमित्रा भी घर से बाहर निकलती है। इस लड़की की वजह से आज उन लोगों के सामने मेरी बेइज्जती हुई है। अब मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे इस लड़की की चारों तरफ थू-थू हो जाए। ये सोचकर सुमित्रा वहाँ से चली जाती है। परेशानियों का सामना करते हुए रितिका अपनी पढ़ाई पर फोकस करती है। फिर एक दिन, दीदी, आप ये फटे हुए कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हो? मेरे सारे अच्छे कपड़े भीगे हुए हैं इस वजह से, और मेरा आज कॉलेज जाना है, बहुत जरूरी है, आज एडमिट कार्ड मिलेगा। इतना कहकर रितिका फटे पुराने कपड़े ही पहनकर कॉलेज पैदल जाने लगती है कि तभी रास्ते में, और रानी, चलती है क्या? मुझे जाने दीजिए। अरे डर क्यों रही है? चल चल, तेरे ये फटे हुए कपड़े सिल दूं। रोहित रितिका का रास्ता रोककर उसे छेड़ने लगता है। अरे क्या हुआ, इधर उधर कहाँ जा रही है? चल मेरे साथ, दोबारा ये फटे कपड़े पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रितिका रोहित से बचकर आगे बढ़ती है कि तभी रोहित की बाइक के हुक में रितिका का कपड़ा फंस जाता है और वो गिर जाती है।
तभी रोहित भी उसके ऊपर गिरता है। ये क्या बदतमीजी है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रितिका तुरंत जमीन से उठती है और रोहित को खींचकर एक चांटा लगाती है, जिसे रोहित वहां से भाग जाता है। हे भगवान, जमीन पर गिरने की वजह से चोट लग गई, ऊपर से कपड़े भी फट गए। अब इस हालत में कॉलेज भी नहीं जा सकती। ये सोचकर रितिका तुरंत वापस घर के लिए निकलती है। वहीं दूसरी तरफ घर के बाहर अरे मैं तो पहले ही कह रही थी, जरूर बाहर कहीं चक्कर चल रहा है, तभी तो शादी नहीं करना चाहती थी। हाँ और नहीं तो क्या, आज ही रिक्शा स्टैंड के पास एक लड़के की बाहों में गिरी पड़ी थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे मेरी बेटी पर पूरा भरोसा है। अच्छा, विश्वास नहीं होता ना, तो ये देखो फोटो। सुमित्रा सभी को रोहित की बाहों में गिरी रितिका का फोटो दिखाती है। तभी वहां रितिका आती है। लो आ गई महारानी, अपना मुंह काला करवा कर। आप सब ये क्या कह रहे हैं, मैं तो कॉलेज गई थी। अच्छा, कौन सा कॉलेज? आज तो कॉलेज की छुट्टी है, सुबह सुबह ही मैसेज आया फोन पर। क्या छुट्टी? अब हैरान होने का झूठा नाटक मत कर। कॉलेज का बहाना बनाकर अपने आशिक के साथ घूमने गई थी। तेरी हालत देखकर ही पता चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। तुझ जैसी गरीब परिवार को सोसाइटी में रखकर पहले से ही हमारी सोसाइटी की रेपुटेशन खराब है। अब तुझ जैसे कलंकनी को हम इस सोसाइटी में नहीं रहने देंगे। और अगर तू सच कह रही है तो इसे साबित करके दिखा। जैसे सीता माँ ने अग्नि परीक्षा दी थी, वैसे ही तू अग्नि परीक्षा देकर दिखा। क्या अग्नि परीक्षा? ये मेरी बेटी कैसे देगी? तभी सुमित्रा रितिका का हाथ पकड़ती है और घसीटते हुए उसे मंदिर के बाहर ले जाती है और जलते हुए कोयले बिछा देती है। नहीं नहीं, मैं इस कोयले पर नहीं चलूंगी। तुझे अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, वरना हम तुझे और तेरे घर वालों को धक्के मारकर इस सोसाइटी से बाहर निकाल देंगे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? क्या ये अग्नि परीक्षा दूं या फिर अपने परिवार को बेघर होता हुआ देखूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। ये सोचकर रितिका अपने परिवार वालों के लिए खुद अग्नि परीक्षा देने को तैयार होती है और एक एक कदम आगे बढ़ती है। नहीं, भगवान। रितिका की दर्द भरी चीखें सुनकर मंदिर में आए नितिन की नजर रितिका पर पड़ती है। ये तो रितिका है जिसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं उसे इस तरह नंगे पैर कोयले पर चलते हुए नहीं देख सकता। और उसके परिवार वाले खुद उसकी अग्नि परीक्षा ले रहे हैं, तो क्या कहकर उसे रोकेगा? नहीं, मैं इस तरह ये नहीं देख सकता। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। वहीं दूसरी तरफ रितिका कोयले के ऊपर से चलकर मंदिर पहुंचती है, जिससे उसके पूरे पैरों में छाले पड़ जाते हैं और वो जमीन पर गिर पड़ती है। हे भगवान, इसने तो अग्नि परीक्षा दे दी। मुझे तो लगा था कि ये अग्नि परीक्षा नहीं देगी और फिर मैं इसकी शादी राकेश के साथ करवा दूंगी। इसने अग्नि परीक्षा दे ही दी है, अब ये इस सोसाइटी में रह सकती है। सभी वहां से चले जाते हैं और रितिका के परिवार वाले उसे घर लेकर आते हैं और बिस्तर पर लेटाते हैं। बेटी, तो मुझे माफ कर दे, वहाँ मौजूद होने के बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर पाई। हाँ बेटे, तुझे हमारे सामने इस तरह अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, हमें माफ कर दे। दीदी, आपके पैरों में तो बड़े बड़े छाले पड़ गए हैं, दीजिए मैं दवा लगा देती हूँ। फिर श्रेया तुरंत रितिका के पैरों में मलहम लगाने लगती है। माँ से बेटी, तू हिम्मत मत हार, मैं हूं ना तेरे साथ। दीदी, मलहम लग गया है, अब आप थोड़ा आराम कर लीजिए। फिर सावित्री रितिका को कंबल ओढ़ाती है और फिर रितिका कराहते हुए सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल। वैसे भैया, आप आज इतने चुप कैसे हैं? नहीं, कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो बात है, तू बता सकता है हमें? लगता है यही सही वक्त है सच्चाई बताने का, क्योंकि अब मैं रितिका से ज्यादा देर दूर नहीं रह सकता। ये सोचकर नितिन रितिका के बारे में सभी को सारी बातें बताता है। क्या सच में उस लड़की ने इस कलयुग में भी कोयलों पर चलकर अग्नि परीक्षा दी है? फिर तो तेरी पसंद बहुत अच्छी है। उस लड़के के अंदर अद्भुत सहनशीलता है। हाँ पापा, और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। उसके अलावा मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगा। लेकिन ऐसे कैसे मैं किसी भी लड़की को हमारे पूर्वजों की पूरी जायदाद सौंप दूं? नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। इतना कहकर प्रभाती देवी कमरे में चली जाती है और मुकेश उनके पीछे पीछे जाता है। माँ, भले ही ये लव मैरिज हो, लेकिन जो लड़की अपने माँ बाप के लिए इस कलयुग में भी अग्नि परीक्षा दे सकती है, सोचो वो कितनी समझदार और सहनशीलता से भरी होगी। एक काम करती हूँ, शादी के लिए हाँ कर देती हूँ और फिर धीरे धीरे उस लड़की को परख लूंगी। ये सोचकर प्रभावती नितिन को शादी के लिए सहमति दे देती है और अगले ही दिन पूरा परिवार रिश्ता लेकर पहुंचता है। अरे आप लोग कौन हैं? हम आपकी बेटी के लिए अपने बेटे नितिन का रिश्ता लेकर आए हैं। इस तरह अचानक? हाँ, हम और ज्यादा देर नहीं करना चाहते थे। नितिन आपके बेटे से बहुत सालों से प्यार करता है, बस उसे कभी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन मैं अभी शादी नहीं करूंगी। देख बेटी, अब तो इनकार मत कर, पहले ही बहुत कुछ हो गया है। हम और ये सब नहीं झेल सकते। तेरे बाद श्रेया की भी शादी करवानी है। सावित्री की बात सुनकर रितिका मायूस होकर हाँ कर देती है
और इस तरह दोनों परिवारों की आपसी सहमति से रिश्ता तय हो जाता है। फिर कुछ दिनों बाद हे भगवान, क्या सच में यही कलयुग है? जिन अपनों के लिए मैंने अग्नि परीक्षा तक दे दी, उन्हें अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है। क्या कभी मेरे ससुराल वालों को मुझ पर विश्वास होगा? अब इसी तरह दिन बीतते हैं और फिर शादी के दिन अब वर और वधू फेरों के लिए खड़े हो जाए। नितिन खड़ा होता है और रितिका भी लड़खड़ाते हुए खड़ी होती है। अरे संभल कर रितिका, तुम ठीक तो हो ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। फिर रितिका नितिन के साथ लड़खड़ाते हुए छाले वाले पैरों से ही फेरे लेती है। मुझे पता है रितिका, तुम्हारे पैरों में छाले हैं उस अग्नि परीक्षा की वजह से, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो। फिर इस तरह शादी की रस्में खत्म होती हैं और रितिका की विदाई के बाद वो नितिन के साथ अपने ससुराल पहुंचती है। और फिर गृह प्रवेश के वक्त बहू, अब अपने दाहिने पैर से इस कलश को गिराकर घर में गृह प्रवेश करो। फिर रितिका तुरंत कलश गिराकर जैसे ही अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाती है कि तभी रुक जाओ बहू, पहले इस आलते के थाल में पैर रखो और फिर घर में एक लक्ष्मी की तरह गृह प्रवेश करो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। बहू, संभल कर करना ये रस्म। जी मम्मी जी। फिर रितिका आलते की थाल में जैसे ही अपना पैर रखती है, आ फिर रितिका थाल में अपने दोनों पैर रखकर घर में गृह प्रवेश करती है और अपने पैरों के निशान छोड़ती है कि हमारे घर में स्वयं लक्ष्मी माँ आई हैं अपने पैरों से गृह प्रवेश करके। अब तो हम भाभी को कभी नहीं भूल सकते। रितिका शर्मा जाती है और तभी भाभी, अब थक गई होगी, चलिए आपके कमरे में मैं छोड़ देती हूँ। फिर कीर्ति रितिका को उसके कमरे तक छोड़ती है और फिर वहां से चली जाती है। रितिका, बहुत रात हो गई है, चलो हम सब सो जाते हैं। हाँ ठीक है। फिर रितिका जैसे ही अपने पैर उठाती है तभी उसके पैरों से बहुत रफ्तार से खून बहने लगता है। रितिका, तुम्हारे पैरों का ये अल्ता अभी तक चौं क्यों रहा है? एक बार अपने पैर दिखाओ जरा। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो बस ऐसे ही। नितिन रितिका की बात नहीं सुनता और रितिका के सामने जमीन पर बैठकर उसके पैर देखता है। ये तो खून है, लेकिन इस तरह अचानक खून कैसे? और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? रुको, मैं अभी तुम्हें दवाई लगाता हूँ। नितिन तुरंत दवाई लेकर आता है और घुटने के बल पर बैठकर रितिका का पैर अपने घुटनों पर रखकर दवाई लगाना शुरू करता है। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं आराम से लगाता हूँ। मलहम लगाते वक्त नितिन रितिका के पैरों पर फूंक भी मारता है और फिर अच्छे से मलहम लगाकर रितिका को सुला देता है। अब इसी तरह अगले दिन ये क्या, बहू ने कल इसी थाल में अपने पैर रखकर गृह प्रवेश किया था। बहू के गृह प्रवेश के थाल में ये कांच के टुकड़े किसने डाले? अच्छा, तो कल रितिका के पैरों से इसी वजह से खून गिर रहा था। रितिका, तुमने मुझे कल बताया क्यों नहीं? सब लोग बहुत खुश थे और मैं उनकी खुशियों पर पानी नहीं फेरना चाहती थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार भाभी के साथ ऐसा किसी ने क्यों किया। इस बारे में मैं जरूर पता लगा कर रहूंगा। इसके बाद सभी पूजा करते हैं और फिर रितिका रसोई में पहुंचती है। भाभी, आपके पैरों में छाले हुए हैं, ऊपर से कांच की वजह से खून बह रहा है। आप किचन में क्यों आई? आज मेरी पहली रसोई है, इस वजह से। और फिर इन सारी चीजों की तो मुझे आदत सी हो गई है। लेकिन भाभी, अगर वो अपनी पहली रसोई की रस्म पूरा करना चाहती है तो तुम लोगों को क्या दिक्कत है? लेकिन आज ही बहू की पहली रसोई होगी। बहू के पैर में चोट लगी है, हाथों में नहीं। वो हाथों से खाना बना सकती है। अच्छा ठीक है भाभी, चलिए हम आपकी मदद करवा देते हैं। फिर रितिका सबकी मदद से अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करती है और सभी को एक से बढ़कर एक पकवान खिलाती है। वाह भाभी, आपने क्या लाजवाब खाना बनाया है। हाँ बहू, ऐसा लगता है जैसे तुम पिछले जन्म में अन्नपूर्णा थी। हाँ, वो इतना अच्छा खाना तो मैं भी नहीं बनाती। सच में तूने तो कमाल ही कर दिया। इस तरह सभी तारीफ करते हुए खाना खाते हैं और फिर रितिका को गिफ्ट देते हैं। कुछ दिन बीतते हैं, रितिका घर पर ही आराम करती है और फिर जब उसके पैर ठीक हो जाते हैं। अरे आ गया बेटा तू। हाँ माँ, आज ऑफिस में काम कम था। अरे वो तो बहुत अच्छी बात है। और फिर आज आप और भाभी मूवी देखने चले जाएंगे। अरे लेकिन इसकी क्या जरूरत है? अरे क्यों नहीं, शादी के बाद आप लोग हनीमून पर भी नहीं गए थे क्योंकि आपके पैरों पर छाले थे। अब मूवी देखने तो जा ही सकते हो ना। हाँ रितिका, चलो हम मूवी देखने चलते हैं। इसके बाद रितिका और नितिन मूवी देखने थिएटर में पहुंचते हैं और मजे से मूवी देखने लगते हैं। मैंने तो आज तक कभी मूवी थिएटर ही नहीं देखा। सच में मूवी थिएटर तो बहुत बड़ा होता है। अरे लेकिन वो क्यों? मेरे मायके के बारे में तो आप जानते ही हैं। खाने का इंतजाम माँ इतनी मुश्किल से करती है तो हम मूवी कैसे देखते? कोई बात नहीं, तुमने अपनी मायके की गरीबी की वजह से जो कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाई हो ना, मैं तुम्हें वादा करता हूँ तुम अपने ससुराल में जरूर एंजॉय कर पाओगी। इसके बाद नितिन और रितिका मूवी देखकर देर रात लौटते हैं। फिर अगले दिन
लो आ गई आशा जी की गरीब बहू। इतने अमीर होने के बावजूद इस गरीब बहू को लाने की क्या ही जरूरत आन पड़ी थी। पड़ोसियों के तानों से रितिका उदास हो जाती है कि तभी ये सब देख रही थी आशा। बहू सब्जी बाद में ले लेना, तू अभी ऊपर आ। जी मम्मी जी अभी आई। रितिका तुरंत आशा के कमरे में जाती है। बहू तू उस आस पड़ोस के लोगों की बातें सुनकर बुरा मत माना, उनका तो काम ही है लोगों की खुशियों में जहर घोलना। मम्मी जी मुझे आप लोगों जैसा इतना प्यारा और अच्छा ससुराल मिला है, भला मैं क्यों लोगों की बात दिल पर लगाऊंगी। अब इस तरह धीरे धीरे रितिका अपने ससुराल वालों के साथ घुल मिल जाती है और खुशी खुशी रहने लगती है। फिर एक दिन आज संडे है और सभी की छुट्टी। एक काम करते हैं, पूरा परिवार मिलकर कहीं बाहर चलते हैं। अरे आज सूरज कहाँ से निकला है जब पापा बाहर जाने की बात कर रहे हैं। हाँ वो तो है, लेकिन उससे पहले ये सूरज डूबे, हम इस सूरज का फायदा उठा लेते हैं और बाहर चलते हैं। लेकिन कहाँ? एक काम करते हैं, हम सभी ओपन रेस्टोरेंट चलते हैं। अरे फिर तो मजा आ जाएगा। चलिए सब तैयार हो जाइए, हम लोग शाम को चलेंगे। फिर पूरा परिवार संडे के दिन बाहर रेस्टोरेंट जाता है और डिनर करता है। ये सारा खाना तो आप लोगों ने मेरी पसंद का ही ऑर्डर किया है, तो आपकी पसंद क्या है? अरे हमारी पसंद की बहू है ना, हमारे लिए इतना ही काफी है। सच में मेरे ससुराल वाले कितने ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन कहीं ये सब कोई छलावा तो नहीं। अब इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन ये क्या भाभी, मेरा 18th बर्थडे है और आप मेरे बर्थडे में ऐसे कपड़े पहनोगे? नहीं नहीं, चलिए हम सब शॉपिंग पे चलते हैं। हाँ भाभी चलिए, बहुत मजा आएगा। फिर तीनों ननद और भाभी बाहर शॉपिंग पर जाते हैं और मजे से शॉपिंग करने लगते हैं कि तभी रितिका की बुआ फिर देख लेती है। अरे ये क्या, ये गंवार लड़की अपने ससुराल वालों के साथ इतनी ज्यादा खुश कैसे है? मैं तो इसकी अग्नि परीक्षा दिलवाकर इसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हूँ, लेकिन ये तो और भी ज्यादा खुशी से जीने लगी। हाँ अब हम क्या करें? तू चिंता मत कर, मैंने जैसे तेरे मायके में जहर खोला था ना, अब उसी तरह इसके ससुराल में भी खोलूंगी। वहीं दूसरी तरफ रितिका अपनी दोनों ननद के साथ शॉपिंग करके घर लौटती है और फिर अगले दिन बर्थडे पार्टी में। निशा कैसा लगा तुझे हमारे सरप्राइज? बहुत अच्छा, चलिए नैना जी अब केक काटिए। रितिका की बात सुनकर जैसे ही निशा केक काटने जाती है कि तभी वहाँ सुमित्रा आती है। रुक जाइए आप सब, अपनी जिस बहू को इतनी इज्जत दे रहे हैं उसकी एक बार असलियत तो जान लीजिए। क्या मतलब? अरे हम बाद में बात करेंगे इस बारे में, अभी निशा की बर्थडे पार्टी खराब नहीं करते हैं। सुमित्रा का बर्थडे पार्टी में सभी के सामने रितिका को बेइज्जत करने का प्लान नाकामयाब हो जाता है और सभी खुशी खुशी बर्थडे एंजॉय करते हैं। फिर रात को यही सही मौका है, इस वक्त नितिन अकेला है। ये सोचकर सुमित्रा तुरंत नितिन के कमरे में जाती है और नितिन को सारी बातें बताकर वो फोटो दिखा देती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे मेरी पत्नी पर पूरा भरोसा है। इसे भरोसा नहीं, इसे अंधा होना कहते हैं। तुम्हारी आंखों के सामने असलियत है, ये फोटो देखो, तुम्हारी पत्नी किसी और की बाहों में है। ये हमारा आपसी मामला है, मैं उससे बात कर लूंगा, आप जा सकती हैं। इतना कहकर नितिन सुमित्रा को कमरे से भेज देता है। पता नहीं इसने उसके दिल में क्या ही डाल दिया है जो इतना अंधा भरोसा करके बैठा है। अब लगता है किसी और को भी भड़काना पड़ेगा। वही कमरे में नितिन इस बारे में रितिका से बात करता है। नहीं ऐसा नहीं है, और मुझे नहीं पता कि वो फोटो कब की है। हाँ रितिका, तुम घबराओ मत, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं इस बारे में पता लगाने की कोशिश करूंगा। चलो अभी हम सो जाते हैं। फिर नितिन और रितिका सो जाते हैं और फिर अगले दिन सुबह मंदिर में। रुकिए रुकिए, मुझे आपको कुछ बताना है। आप कौन हैं और क्या बताना है? यही कि जिस लड़की को आप सती सावित्री समझ रहे हैं वो कलंकनी है। आपके बेटे से शादी करने से पहले वो अपना मुंह कहीं और काला करवा चुकी है। ये सुनते ही प्रभावती देवी को बहुत गुस्सा आता है और वो सुमित्रा के साथ तुरंत घर के लिए निकलती है। वहीं दूसरी तरफ घर में रितिका तब से अपने मायके नहीं आई थी, इसलिए। वैसे आपकी बेटी है बहुत अच्छी। तभी वहाँ प्रभावती देवी सुमित्रा के साथ आती है और तुरंत सभी को सारी बात बताकर रितिका के ऊपर इल्जाम लगा देती है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ये मैं नहीं हूँ। क्या ये फोटो झूठी है? कैसे करें हम तुझ पर विश्वास? अगर तू सच्ची है तो फिर तू अग्नि परीक्षा देकर दिखा। क्या अग्नि परीक्षा? मम्मी जी मुझे मेरी बहू पर पूरा विश्वास है, वो ऐसा नहीं कर सकती। हाँ दादी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, भाभी ऐसी नहीं है। अगर सच में बहू के मन में कोई पाप नहीं है और इसका चरित्र साफ है तो इस अग्नि परीक्षा देने में कैसी हिचकिचाहट? प्रभावती देवी तुरंत रितिका को घर से बाहर लेकर जाती है और वहाँ जमीन पर कांच बिछा देती है। ऐसा मत कीजिए, इसने अपने मायके में भी अग्नि परीक्षा दी है और अब ससुराल में भी। क्योंकि ये गलत है, और अगर गलत ही नहीं है तो इसे अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। इस कांच के टुकड़ों पर इसे नंगे पैर चलना ही पड़ेगा, उसके बाद ही घर जा सकती है।
न जाने मेरी ही किस्मत के रास्ते में इतने सारे कांटे भरे पड़े हैं। पहले मायके में अग्नि परीक्षा और अब ससुराल में भी। खैर अब तो आदत सी हो गई है। ठीक है, तो मैं तैयार हूँ अपनी परीक्षा देने के लिए। नहीं बहू, इसकी कोई जरूरत नहीं है। रितिका आशा की बात नहीं सुनती और वो अपना एक कदम जमीन पर पीछे कांच पर रख अग्नि परीक्षा की शुरुआत करती है। नितिन। फिर रितिका जैसे ही अपना दूसरा पैर आगे बढ़ाती है कि तभी आयुष उसके पैर के नीचे अपना हाथ रख देता है। आउच। देवर जी हट जाइए, ये मेरी अग्नि परीक्षा है, आप क्यों खुद को चोट पहुंचा रहे हैं? तभी वहां नितिन रोहित को पकड़ कर लाता है। रुक जाइए, किसी को भी अपनी परीक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि असलियत ये बताएगा। बताओ। बताता हूँ। दरअसल असलियत ये है कि उस दिन सुमित्रा आंटी ने मुझे पैसे दिए थे ताकि मैं जाकर रितिका को छेड़ूं और उससे बात करने की कोशिश करूं, ताकि सही मौका देकर हम दोनों के साथ में फोटो क्लिक कर रितिका को बदनाम कर सकें। मुझे तो पहले ही विश्वास था मेरी बहू ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मुझे माफ कर दे बहू, तुझ पर भरोसा न कर इस औरत की बातों में आकर मैंने तेरी अग्नि परीक्षा ले ली, साथ ही तुझे गलत समझकर गृह प्रवेश के वक्त तेरे आलते में कांच किसी और में नहीं मैंने ही मिलाया था। अब मुझे माफ कर दे बहू, मुझे माफ कर दे। बेटी तू मुझे भी माफ कर दे, तेरे मायके में भी तेरी अग्नि परीक्षा हुई थी और अब उस वक्त कुछ हम नहीं कर पाए, हम तेरे कसूरवार है, हमें माफ कर दे। जो हो गया सो हो गया, अब आप लोग भूल जाइए और मुझसे माफी मत मांगिए, क्योंकि बड़ों के हाथ सिर्फ आशीर्वाद देते हुए अच्छे लगते हैं, माफी मांगते हुए नहीं। बहू तो कितनी ज्यादा मैच्योर और समझदार है, और एक मैं हूँ जो इस घर की सबसे समझदार जिम्मेदार मुखिया होने के बावजूद इतनी बड़ी गलती कर बैठी। मेरा पूरा प्लान चौपट हो गया। आखिरकार उस लड़की के बारे में से कैसे पता चला? क्या हुआ, यही सोच रही है ना आपकी मुझे कैसे पता चला? जिस रात आपने मुझे फोटो दिखाया था उसी रात ही मुझे शक हो गया था, क्योंकि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि मेरे ऑफिस में ही काम कर रहा एक स्टाफ है। ये सुनते ही सुमित्रा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसकी वजह से मैंने अपनी सती सावित्री जैसी पवित्र बहू की अग्नि परीक्षा लेने का बड़ा पाप किया है। इसे अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो। नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिए, नहीं। रितिका मुंह फेर लेती है और सुमित्रा को धक्के मारकर वहां से भगा दिया जाता है। फिर सभी लोग घर के अंदर जाते हैं कि तभी रितिका देखती है कि ये क्या है? बहू तुझे मेरी वजह से अग्नि परीक्षा देनी पड़ी और उस गलती को सुधारने के लिए ये बहुत छोटी बात है, लेकिन फिर भी तू इन फूलों पर चलकर घर के अंदर आ। फिर रितिका चारों तरफ बिछे फूलों पर एक एक कदम रखकर आगे बढ़ती है और तुरंत अपनी सास आशा को गले लगा लेती है। सच में आप सब लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इस मुश्किल परिस्थिति में भी मेरा साथ दिया और मुझ पर भरोसा किया। और देवर जी आपने तो मेरी वजह से खुद को चोट भी लगा ली। भगवान करे ऐसा ससुराल हर लड़की को मिले। बेटी मैं तुझे इस तरह ससुराल वालों के साथ खुश देखकर बहुत खुश हूँ। भगवान करे तुझे किसी की नजर न लगे। इसके बाद सावित्री वापस लौट जाती है और रितिका अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।